अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ इस चैप्टर के बेसिक्स जो हैं वो लेने वाले हैं, और ये बेसिक्स अगर एक बार आपके समझ में आ गए तो ये पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखिए, सबसे पहली टर्म जो हमको समझना है वो है कन्वेंशनल करंट। अब आप देखिए कन्वेंशनल करंट जो है वो क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि हमने यहाँ पर एक मेटल कंडक्टर या एक मेटल एक वायर जो है वो हमने यहाँ पे लिया, जो कि पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक है। अब आपको ये पता है कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके। लेकिन जब हम कन्वेंशनल करंट की बात करेंगे तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बारे में कंसीडर नहीं करेंगे, ओके। हम यहाँ पर ये चीज़ इमेजिन करेंगे कि इस मेटल वायर के अंदर यहाँ पर इमेजिनरी पॉजिटिव चार्जेस हैं, ओके। इमेजिनरी पॉजिटिव चार्जेस हैं, और इनको मैं इमेजिनरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमको ये समझना है कि ये पॉजिटिव चार्जेस जो हैं ये मूवेबल भी हैं, मतलब ये रुके हुए नहीं है बल्कि ये हरकत भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो कि हमने ये ए से लेकर बी तक एक मेटल वायर लिया जिसके अंदर इमेजिनरी मूवेबल पॉजिटिव चार्जेस हैं, ओके। अब मैं इन दो सिरों को, मतलब ए और बी को, किसी बैटरी के साथ में मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं। मान लो कि मैंने यहाँ पर इसको एक बैटरी के साथ में कनेक्ट किया। जब मैं इसको किसी एक बैटरी या सेल के साथ कनेक्ट करूँगा तो ये वाला टर्मिनल यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल आ गया है और ये निगेटिव टर्मिनल इस जगह पर है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये वाला जो सिरा है इस जगह पर पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी या पॉजिटिव वोल्टेज आ जाएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाएगा, और ये वाला जो सिरा है तो यहाँ पर निगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा, ओके। और अब आप एक चीज़ देखिए कि इसमें ये जो मूवेबल पॉजिटिव चार्जेस हैं जो कि इमेजिनरी हैं, ये इस सिरे से रिपेल होंगे और ये वाले सिरे की तरफ उनका अट्रैक्शन होगा। इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्जेस इस तरफ जाना शुरू कर देंगे। उनका जो फ्लो है इट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल, ओके। तो जैसे ही हम यहाँ पर ये बैटरी जोड़ते हैं वैसे ही इस मेटल वायर के अंदर पाए जाने वाले जितने भी इमेजिनरी मूवेबल पॉजिटिव चार्जेस हैं, ऑल ऑफ देम विल मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। मतलब वो लोग सब पॉजिटिव सिरे से निगेटिव सिरे की तरफ जो है वो हरकत करना शुरू कर देंगे, वो उस तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगे। ये वाला जो फ्लो हमको मिलेगा, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, इसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट, ओके। कन्वेंशनल करंट का मतलब होता है कि इमेजिनरी पॉजिटिव चार्जेस का मूव होना फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल, ओके। समझ में आया सब लोगों को? तो ये था कन्वेंशनल करंट का मेन कंसेप्ट। अब इस कंसेप्ट को हम यूज़ करके एक फॉर्मूला बना सकते हैं, लेकिन वो फॉर्मूला बनाने से पहले यहाँ पर हम कुछ और बात भी कर लेते हैं। आप लोग एक और चीज़ देखिए कि हमको एक चीज़ पता है कि किसी भी मेटल वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मान लो यहाँ पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मैं इसको ऐसे रेड कलर से बता देता हूँ। तो अब आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही आप ये बैटरी जोड़ोगे तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है वो सबके सब निगेटिव हैं, और ये वाला जो निगेटिव एंड है वो उसको एक तरह से रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव एंड जो है वो उनको अट्रैक्ट करेगा। मतलब ऑल द इलेक्ट्रॉन विल मूव इन दिस डायरेक्शन, ओके। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ होना शुरू हो जाएगा, मतलब निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। लेकिन जैसा कि अभी हमने देखा था कि हमारा जो कन्वेंशनल करंट है वो उसकी डायरेक्शन ऐसी थी, फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, मतलब ये हमारा कन्वेंशनल करंट है और ये हमारी डायरेक्शन है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो देखकर ही समझ में आ रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोज में हैं। कन्वेंशनल करंट जो है वो हमेशा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ओके। तो ये दो कंसेप्ट आप इस फिगर पर से ध्यान में रखिए। अब हम कन्वेंशनल करंट के लिए एक फॉर्मूला जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि कन्वेंशनल करंट I इज इक्वल टू, मान लो कि एक पर्टिकुलर छोटा सा एक टाइम है जिसको हम थोड़ी देर के लिए डेल्टा टी कह देते हैं।
तो इस डेल्टा टी टाइम के अंदर मान लो कि डेल्टा क्यू चार्जेस जो है पॉजिटिव चार्जेस वो मूव हुए, एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया को उन्होंने क्रॉस किया। ओके, तो अगर डेल्टा टी टाइम के अंदर डेल्टा क्यू चार्जेस अगर मूव होते हैं तो मैं यहां पर कन्वेंशनल करंट का फॉर्मूला ऐसा लिख सकता हूं, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। ओके, ये एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला उसका बन सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिमिट निकालता हूँ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब डेल्टा टी को मैं बहुत छोटा अगर कर देता हूँ तो फिर ये जो लिमिट हमारे पास है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, हम इसको लिख सकते हैं डी क्यू बाय डी टी। मतलब इस मर्तबा हमारे पास जो फॉर्मूला मिला वो मिल गया डेरिवेटिव के रूप में। तो आई का फॉर्मूला मतलब कन्वेंशनल करंट का जो हमारे पास फॉर्मूला आ गया वो है डी क्यू बाय डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं डी क्यू, उनको एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो फ्लो हुआ वो डी क्यू बाय डी टी, ये जो कंसेप्ट, ये जो चीज हमको मिली, ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट होगा। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो कंसेप्ट है, ये जो फॉर्मूला है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसी से रिलेटेड कुछ और चीज़ें भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे इसमें कि ये जो डेरिवेटिव वाला जो फॉर्मूला हमको मिला, मतलब क्या फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। एक काम करते हैं, डी टी को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डी टी। ओके, और अब अगर मैं इसको, ये जो चीज़ हमको मिली ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट चार्ज के लिए मिली। ओके, अगर ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को अगर मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए, तो मैं इसको इस तरह से कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन डी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई इंटू डी टी। अब यहाँ पर आप याद रखिए कि टाइम का जो मुझे इंटरवल लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लूँगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर टी तक, यानी टी टाइम इंटरवल तक। ये इंटरवल के अंदर मुझे ये इंटीग्रल लेना पड़ेगा। डेल्टा डी क्यू का इंटीग्रेशन डी क्यू का आंसर हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू टी आई इंटू डी टी। तो आप लोग याद रखिए ये फॉर्मूला भी इलेक्ट्रिक करंट के लिए है, यानी कन्वेंशनल करंट के लिए ये भी फॉर्मूला है, इसको हम इंटीग्रल फॉर्मूला कहेंगे। ये वाला जो फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ये डिफरेंशियल फॉर्मूला है। तो एक ही चीज के दो अलग अलग फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं, डिफरेंशियल फॉर्मूला और ये इंटीग्रल फॉर्मूला। मुझे उम्मीद है आपको ये ध्यान में आ गया होगा। और ये इस तरह के फॉर्मूलों की हमको अभी बहुत जल्द अगले कुछ एक दो चैप्टर्स में ही ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए आप ये कंसेप्ट भी अच्छे से ध्यान में रखिए। ओके, चलिए अब वापस डिफरेंशियल फॉर्मूले पर आते हैं। ये जो फॉर्मूला आपके सामने अभी दिख रहा है I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, इस पर से मैं इसकी एसआई यूनिट बना सकता हूँ। तो आप देखिए इसकी एसआई यूनिट क्या बनेगी, डी क्यू का मतलब है चार्ज, तो चार्ज की यूनिट हो जाएगी कूलम, और नीचे टाइम है और उसकी यूनिट हो जाएगी सेकंड। इसका मतलब एसआई यूनिट बन जाएगी कूलम पर सेकंड। लेकिन एसआई सिस्टम के रूल के मुताबिक कूलम पर सेकंड ये हम यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि इसकी जगह पर हम यूज़ करेंगे एम्पियर। ओके, उसको हम कैपिटल ए से मतलब लिखते हैं, लेकिन अगर हमको पूरा एम्पियर लिखना हो तो हम स्मॉल लेटर में एम्पियर इस तरह से लिखेंगे, स्मॉल ए से। ओके, तो एसआई यूनिट ऑफ कन्वेंशनल करंट या एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, और एम्पियर का मतलब क्या है, कूलम पर सेकंड। ओके, साथ ही साथ अगर मुझे यहाँ पे इसका डायमेंशन अगर लिखना हो तो मैं यहाँ पे डायमेंशन लिखूंगा एल एम टी, और साथ में मुझे ए भी लेना पड़ेगा। अब आप एक चीज़ देखिए कि ये इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है, तो उसमें ना लेंथ है, ना मास है, ना टाइम है। इसका मतलब ये सारे लोग जीरो होंगे, और ये खुद इलेक्ट्रिक करंट है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट एक बार आएगा, यानी A1 लेना पड़ेगा। तो इस तरह से हम कन्वेंशनल करंट या इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका डायमेंशन लिख सकते हैं L0 M0 T0 और A1 आएगा। ओके, चलो ठीक है, यहाँ तक आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा और आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब हम अगले टॉपिक को लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है हमारे लिए। अगला टॉपिक जो है वो है EMF। ओके, इसका लॉन्ग फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब सवाल ये आता है कि इसका मीनिंग क्या होगा, तो हम इसका मीनिंग इसके नाम पर से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप याद रखिए, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स, मोटिव का मतलब होता है टू कॉज मोशन। ओके, जिसकी वजह से मोशन हो, और यहां पर फोर्स का मतलब हम लोग एनर्जी लेने वाले हैं।
ओके, फोर्स का मतलब इस जगह पे एनर्जी लेंगे। ओके, तो इसका सीधा सिंपल सा मीनिंग ये होगा कि वो एनर्जी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव होता है, द एनर्जी बाय विच एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव। ओके, यानी जिस एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव होगा किसी भी पर्टिकुलर सर्किट के अंदर, तो उस एनर्जी को हम लोग ईएमएफ कहेंगे। अब हम इसका पूरा डिटेल्ड जो कंसेप्ट है वो देखते हैं। आप देखिए कि ये एनर्जी कौन कैसे देगा और ये इलेक्ट्रॉन कैसे मूव होगा। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा एक कंसेप्ट आप ये याद रखिए कि मान लो हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिक सेल है। ओके, इस सेल के अंदर यहाँ पर हम कोई एसिड वगैरह ले सकते हैं, कोई भी हम इस जगह पर एक लिक्विड लेंगे, कोई सॉल्यूशन लेंगे। इट में भी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड या फिर अलग अलग सल्फेट वगैरह हम उसमें ले सकते हैं। ओके, इसमें हम दो अलग अलग रॉड जो है वो डुबा के रखेंगे। मान लो कि हमने यहाँ पर एक रॉड A डुबा दिया और एक दूसरी एक रॉड हम यहाँ पे ले लिए, ये रॉड B ले लिए। आप इनकी जगह पर कॉपर रॉड, जिंक रॉड ले सकते हैं, दो कार्बन रॉड भी ले सकते हो। ओके, आप लोगों ने ऑलरेडी वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह के अंदर वो पढ़ा हुआ है। हम ये इमेजिन करेंगे कि ये वाली जो रॉड है यहाँ पर ऑक्सीडेशन होना है और ये वाली जो रॉड है मान लो कि यहाँ पर रिडक्शन होना है। ठीक है, यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा और इस पर रिडक्शन का प्रोसेस होगा। अब मैं इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक मेटल वायर जोड़ देता हूँ। ओके, और इस मेटल वायर के अंदर यहाँ पर हम एक छोटा सा एक बल्ब लगा देते हैं। ओके, इस तरह से। अब आप एक चीज देखिए कि मैंने अभी जैसा आपको बताया कि ये जो रॉड A है इस पर ऑक्सीडेशन होगा और जो रॉड B है उस पर रिडक्शन होगा। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन जो है उसका मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यहां कोई तो भी ऐसा प्रोसेस होगा जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को खो देगा। ओके, मैं इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूं कि ये जो A है इट विल बिकम A+ और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, यानी इलेक्ट्रॉन को वो वहां से निकाल देगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा। तो इस तरह का प्रोसेस यहां पर होगा। ओके, और इसका उल्टा प्रोसेस क्या है, रिडक्शन, वो यहां होगा। तो ये जो B है इसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन आएगा और वो उसको निगेटिव आयन बना देगा। ठीक है, अब हमारे लिए मेन जो बात है वो देखिए क्या है। मेन पॉइंट ये है कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, ओके, और वो इलेक्ट्रॉन यहां गया इस जगह पर। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा तो उसके पास भरपूर एनर्जी रहेगी, वो बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ यहां से निकलेगा, लेकिन वो एनर्जी लेकर जब वो यहां से गुजरेगा तो यहां पर इस जगह पर ये एक सॉल्यूशन है, एसिड या जो भी आपने सॉल्यूशन लिया हुआ है, तो इस जगह पर वो सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स के साथ टकराएगा। और अगर वो सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स के साथ में इस जगह पर अगर वो मॉलिक्यूल्स के साथ में अगर वो टकराता है तो उसके टकराने की वजह से यहाँ पर उसकी बहुत सारी एनर्जी का लॉस होगा और एक तरह का यहाँ पर रेजिस्टेंस आ जाएगा, एक तरह की रुकावट आ जाएगी उसके मोशन के अंदर। यहाँ जो रुकावट आ रही है, यहाँ जो रेजिस्टेंस आ रही है, हम उसका नाम रखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, यानी वो जो एनर्जी लेकर वो यहां से निकला था तो वो एनर्जी यहां से यहां आए तक बहुत सारी लॉस हो जाएगी इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। ओके, लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, अभी भी उसके पास एनर्जी है, वो एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। यहां आने के बाद अब वो यहां से इधर जाएगा, यहां से जब वो इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में, मतलब ये बाहर वाले कॉपर वायर में जाएगा, फिर ये बल्ब के अंदर ये टंगस्टन वायर में जाएगा, तो ये बल्ब जो है ये ग्लो होना शुरू हो जाएगा। ओके, ये शुरू हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो क्योंकि बल्ब में से, इस इलेक्ट्रिक बल्ब में से करंट पास हुआ, इसीलिए तो वो चालू हुआ यहाँ पर। तो हम यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ आ गया था, उस इलेक्ट्रॉन को अब यहाँ के ये जो कॉपर वायर और ये जो टंगस्टन वायर है, इन लोगों को ओवरटेक करना पड़ेगा, यानी इन लोगों का जो अपोजिशन है, इनका जो रेजिस्टेंस है, उसको फेस करना पड़ेगा। तो यहां वाला यानी इस एरिया में जो रेजिस्टेंस आएगा, हम इसका नाम रख देंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और इसका नाम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्यों है, तो उसका रीजन ये है कि वो ये सेल के बाहर है, यानी ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये सेल के बाहर है, इसलिए वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो सेल के अंदर है, इसलिए उसका नाम इंटरनल रेजिस्टेंस है। ओके, तो अब आप एक चीज देखिए, जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला था उसने इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम किया, फिर यहां आने के बाद उसने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ओवरकम किया और वो वापस इस जगह पर आ गया, मतलब उसने एक सर्किट कंप्लीट किया।
आप लोग याद रखिए, ये जो सर्कल यहाँ पे बन रहा है, तो एक्चुअली ये सर्कल क्या है, इसी को हम एक सर्किट बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों को ओवरकम करता है उस एनर्जी के जरिए जो इस सेल ने इलेक्ट्रॉन को दिया है। ओके, द एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द सेल टू द इलेक्ट्रॉन, यानी इस सेल ने, ये जो हमारे पास बैटरी है, इस बैटरी ने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई किया ताकि वो इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों को ओवरकम कर सके। तो वो वाली जो एनर्जी है जिसके जरिए वो इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों को ओवरकम करेगा, दोनों का मुकाबला करेगा और अपना सर्किट पूरा करेगा, उसको हम कहते हैं ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब रहेगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द एनर्जी बाय विच द इलेक्ट्रॉन कैन ओवरकम द इंटरनल रेजिस्टेंस एज वेल एज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी वो इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों को ओवरकम करेगा इस पर्टिकुलर एनर्जी से। तो इसको हम कहेंगे ईएमएफ। ओके, यहां तक ध्यान में आया सब लोगों के। अब ये जो पूरा कंसेप्ट जो है, इस पूरे कंसेप्ट पर से हम लोग ईएमएफ का एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला बनाना जो है वो बिल्कुल बहुत आसान एक खेल जैसा है। हमको डेफिनेशन का जो मेन कंसेप्ट है वो आ जाना चाहिए। तो अब आप देखिए, मैं इसका फॉर्मूला किस तरह से बनाता हूं। ईएमएफ इज इक्वल टू, अभी मैंने आपको बताया था कि ईएमएफ इज द एनर्जी। इसका मतलब बेसिकली वो क्या चीज है, वो एनर्जी है। और कौन सी एनर्जी है, जिसकी वजह से चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन मूव हुआ। इसका मतलब यहां पर नीचे अपॉन में चार्ज आ जाएगा। ओके, तो फॉर्मूले पर से भी आप डेफिनेशन बना सकते हैं या डेफिनेशन पर से भी आप ये फॉर्मूले का कंसेप्ट समझ सकते हो। व्हाट इज ईएमएफ? ईएमएफ इज द एनर्जी बाय विच द चार्ज मूव। आया समझ में? मतलब वो एनर्जी जिसके जरिए चार्ज मूव होता है, आगे बढ़ता है, अपना सर्किट कंप्लीट करता है, उसको हम लोग कहेंगे ईएमएफ। ओके, और अब आप देखो, ये फॉर्मूला जो आपके पास बन गया, इस पर से हम इसकी एसआई यूनिट जो है वो बना सकते हैं। सबसे पहले आप देखो, ऊपर एनर्जी है, एनर्जी का मतलब वर्क डन भी होता है, और उसकी जो एसआई यूनिट है वो हो जाएगी जूल पर। नीचे यहाँ पर चार्ज है और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। इसका मतलब यहाँ पे एसआई यूनिट क्या बन गई, जूल पर कूलम। लेकिन हम इस यूनिट को रिप्लेस करेंगे एक दूसरे नाम से, और वो नाम है ओल्ट। यानी हम यहाँ पर जूल पर कूलम को ओल्ट कहेंगे, और इस तरह से हमारे पास एसआई यूनिट ऑफ ईएमएफ जो है वो क्या आ गई, ओल्ट आ गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एसआई यूनिट वाला मामला आ गया। साथ ही साथ हम यहाँ पर 1 ओल्ट को भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर 1 ओल्ट को डिफाइन करना हो तो वो आ जाएगा 1 जूल पर 1 कूलम। ओके, इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपको 1 कूलम चार्ज को आगे बढ़ाने के लिए या उसको सर्किट कंप्लीट कराने के लिए 1 जूल एनर्जी अगर आपको सप्लाई करना पड़ा, तो जो वोल्टेज आपने दिया, जो ईएमएफ आपने दिया, वो एक्चुअली 1 वोल्ट का था। ओके, 1 वोल्ट इज द ईएमएफ which is required to move the 1 coulomb charge by an energy of 1 joule. ओके, तो इस तरीके से आप ईएमएफ को मतलब 1 वोल्ट ईएमएफ को डिफाइन कर सकते हो। ओके, तो ये कंसेप्ट हो गया ईएमएफ का। अब हम यहाँ पर एक और काम कर सकते हैं, इसी पर से हम इसका डायमेंशन भी बना सकते हैं, क्योंकि डायमेंशन कई मरतबा पूछते हैं और वो एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, इसलिए अब हम इसी पर से इसका डायमेंशन बनाने की कोशिश करेंगे। आप लोग देखिए, ऊपर यहाँ पर है जूल, तो जाहिर है जूल का मतलब है वर्क डन, और नीचे कूलम्ब है तो मैं उसको चार्ज के रूप में क्यू लिख सकता हूँ। और अभी मैंने कुछ देर पहले आपको इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट बताया था। इलेक्ट्रिक करंट का जो कंसेप्ट है वो था Q बाय टी। ओके, यानी dQ बाय dt था, हम एकदम शॉर्ट में उसको ऐसा लिख सकते हैं। तो Q बाय टी, अगर मैं ये t को इधर शिफ्ट कर दूं तो Q का मतलब हो जाएगा I इंटू टी। ओके, और अब आप याद रखो, ये जो W है वर्क का सीधा साधा मतलब होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम ये दोनों चीज़ों को उठाकर यहाँ रख देंगे। अब आप अपने दिमाग में हमेशा के लिए फिट कर लो कि जब भी कभी कोई चार्ज नज़र आया, Q नज़र आया, तो Q को हटाकर आप IT लोगे। Q का मतलब हमेशा क्या होता है, I इंटू टी। ओके, चलो अब हम ये चीज़ों को यहाँ ला के रख देते हैं। तो जैसे हम इसको यहाँ ला के रखेंगे, ये कुछ ऐसा हो जाएगा W की जगह पर आ जाएगा F इंटू एक्स, और इसकी जगह पर आ जाएगा I इंटू टी। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये ध्यान में आ गया होगा। अब मैं इसके डायमेंशंस लिखूंगा।
तो सबसे पहले है फोर्स का डायमेंशन आएगा L1 m1t माइनस 2 इंटू बाजू में डिस्प्लेसमेंट है उसका डायमेंशन आएगा L1 अपॉन नीचे I यानी करंट है उसका डायमेंशन आएगा A1 इंटू टाइम है, टाइम का डायमेंशन आएगा T1। ओके, तो आप देखिए आपको यहाँ तक पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको फोर्स का डायमेंशन जो है वो याद होना चाहिए। अगर आपको फोर्स का डायमेंशन याद है तो आप सब कुछ कर सकते हो। फोर्स का डायमेंशन है L1 m1t माइनस 2, x का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, वो मतलब लेंथ आ जाएगा एक बार, नीचे I है यानी करंट, वो हो जाएगा A1 और नीचे टाइम है तो T1। ओके, अब ये डायमेंशंस को हम सॉल्व कर लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ तो आप देखिए ये क्या बनेगा, यानी यहाँ पर डायमेंशन ऑफ EMF ये मुझे इस तरह से मिलना है LMTA। ओके, चलो देखो शुरू करते हैं। L1 और ये L1 ये हो जाएगा L2, ठीक है। M1 और कोई M है नहीं इसलिए M1, T माइनस 2 और ये T1 को मैं ऊपर लाऊंगा, तो जब ये T1 ऊपर आएगा तो ऊपर आकर ये -1 हो जाएगा, तो -2 और -1 ये हो जाएगा -3 और ये A1 ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा A-1। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ EMF जो है वो क्या होता है L2 m1t माइनस 3 और A-1। ये कैसे आया वो आप ध्यान में रखो। तो इस तरीके से हम इसका जो डायमेंशन है वो बना सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला जो बेसिक पॉइंट हमको देखना है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, अब आप याद रखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज़ है। एकदम आसान सी चीज़ है। अभी मैंने आपको बताया था कि EMF का मतलब था वो एनर्जी जिसकी वजह से दो लोगों का मुकाबला किया गया, दो लोगों को ओवरटेक किया गया, दो लोगों को ओवरकम किया गया। कौन दो लोग? एक था इंटरनल रेजिस्टेंस और दूसरा था एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ओके, तो ये थी कहानी EMF की। EMF क्या है? EMF इज द एनर्जी बाय विच द इलेक्ट्रॉन ओवरकम द इंटरनल रेजिस्टेंस एज वेल एज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब मैं यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें से मैं ये वाली टर्म गायब कर दूंगा। ओके, यानी अब हम सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है अब हम उसको निकाल दो। जब आप इसको निकाल देंगे तो अब हमारे पास क्या चीज बची? हमारे पास बची एनर्जी बाय विच द इलेक्ट्रॉन ओवरकम द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ओनली। मतलब वो एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मुकाबला करने वाला है, तो उस एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। ओके, क्लियर? What is electric potential? Electric potential is the energy supplied by the cell to the electron by which it can overcome the external resistance only। सिर्फ external resistance को overcome करेगा। तो अगर उसको सिर्फ external resistance को overcome करना है तो वो जो एनर्जी लगेगी वो हमारा electric potential होगा। ओके, अब आप एक चीज देखो, EMF जो है EMF से दो अलग अलग रेजिस्टेंस को ओवरकम करना था और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उससे सिर्फ एक रेजिस्टेंस को ओवरकम करना पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो EMF का ही पार्ट है। ओके, EMF के दो पार्ट कर सकते हैं, एक इंटरनल रेजिस्टेंस वाली एनर्जी और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए एनर्जी। तो उसमें से जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वाली एनर्जी है वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एक्चुअली EMF का ही एक सबसेट है या उसी का एक पार्ट है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि EMF इज ऑलवेज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो ये आप एक चीज याद रखिए कि दुनिया में जितने भी सेल हैं, जितनी भी बैटरीज हैं, प्रैक्टिकल बैटरीज मतलब जिनको हम यूज करते हैं, जिनको हम बनाते हैं, तो उन सब के लिए EMF हमेशा क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से बड़ा होगा। EMF इज ऑलवेज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, अब यहां एक और कंसेप्ट आप याद रखो जो कभी कभार पूछ भी सकते हैं, वो है आइडियल सेल का कंसेप्ट। तो आप याद रखिए कि आइडियल सेल एक ऐसा सेल होता है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। ओके, व्हाट इज आइडियल सेल? आइडियल सेल इज ए सेल हैविंग 0 इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, अब आप सोचो, अगर आइडियल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी EMF होगा वो पूरा का पूरा यूटिलाइज होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर हमको ये बोलना पड़ेगा कि EMF इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
यानी ईएमएफ जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से इक्वल होता है, लेकिन सिर्फ किसके लिए? आइडियल सेल के लिए। जनरल सेल के लिए या ऑर्डिनरी सेल के लिए या प्रैक्टिकल सेल के लिए ईएमएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो ये भी एक कंसेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। आप याद रखिए ये सारे कंसेप्ट जो हैं ये बेसिक्स हैं। अभी हमारा जो मेन चैप्टर है वो अभी शुरू हुआ ही नहीं है। जो मेन चैप्टर है वो इंशाल्लाह हम लोग अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज आप ये सारे बेसिक्स जो हैं वो बिल्कुल नोट डाउन भी करो और इनको याद भी रखो। ओके, चलिए अगला पॉइंट जो हमको समझना है वो है इलेक्ट्रिक नेटवर्क। अब ये इलेक्ट्रिक नेटवर्क क्या चीज़ होती है? तो आप देखो बहुत आसान सा कंसेप्ट है। इलेक्ट्रिक नेटवर्क एक्चुअली एक जाल होता है, एक तरह का नेट का मतलब ही जाल होता है। ओके, तो इलेक्ट्रिक नेटवर्क जो है वो एक जाल है जिसके अंदर हम अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को कंडक्टिंग वायर के जरिए जोड़ेंगे। ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रिक नेटवर्क? इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज ए नेटवर्क in which various electrical components are connected by using conducting wire। ओके, कंडक्टिंग वायर को यूज करके, मतलब जो हमारे तार होते हैं, मेटल वायर जो होते हैं, उनको यूज करके आप अलग अलग कंपोनेंट्स को जोड़ेंगे। अब सवाल ये आता है कि कंपोनेंट्स मतलब क्या? तो बहुत आसान सी चीज़ है। अगर आप रेजिस्टेंसेस यानी रेजिस्टेंसेस या रेजिस्टर्स भी बोल सकते हो, या फिर इंडक्टर्स मतलब कॉइल्स, या फिर आप कैपेसिटर्स ले सकते हैं। ओके, या फिर आप बैटरीज अलग अलग ले सकते हो, सेल्स मतलब, या इनके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें। जो भी चीज़ आपको यूज़ करना है, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो आपको यूज़ करना है, जिनको आपको जोड़ना है किसी सर्किट के अंदर, तो इन सबको हम कंपोनेंट्स कहेंगे। और इन सबको जोड़ना कैसे है? बाय यूजिंग कंडक्टिंग वायर। वायर्स के जरिए इनको आपस में जोड़ना है। जब आप इन लोगों को वायर्स के जरिए जोड़ेंगे तो जो आपको जाल मिलेगा, जो नेटवर्क आपको मिलेगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक नेटवर्क। ओके, तो ये था कंसेप्ट इलेक्ट्रिक नेटवर्क का। अब मैं यहाँ पर आपको इसी के साथ जुड़ी हुई कुछ और चीज़ों को समझाने के लिए एक इलेक्ट्रिक नेटवर्क यहाँ पर बनाकर बताता हूँ। ओके, आप देखिए, सबसे पहले अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक नेटवर्क बेसिकली कंडक्टिंग वायर्स को यूज़ करके एक जोड़ा जाने वाला एक नेटवर्क होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लो कि हमने कंडक्टिंग वायर्स को इस तरह से एक रेक्टेंगुलर शेप में जोड़ दिए। ओके, यहाँ पर मैं बीच में इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। अब आप देखो, मैंने टोटल मिलाकर यहाँ पर अलग अलग वायर्स लिए और उनको आपस में जोड़ दिए। मैं कुछ टर्मिनल्स ले लेता हूँ। यहाँ पर मान लो ये ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई, और मैं इसका नाम एफ रख देता हूँ। ओके, अब हम एक काम करेंगे, इसमें कुछ अलग अलग कंपोनेंट्स को लाकर जोड़ना पड़ेगा। तो कंपोनेंट्स को अगर मुझे इसमें जोड़ना है तो सबसे पहला कंपोनेंट मैं यहाँ ले लेता हूँ। इस जगह पर मान लो कि मैंने एक रेजिस्टेंस ले लिया हूँ R1, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मैं यहाँ ले लेता हूँ, तो R2, एक रेजिस्टेंस यहाँ ले लेते हैं R3, एक रेजिस्टेंस यहाँ ले लेंगे R4। ओके, एक रेजिस्टेंस मैं यहाँ पर बीच में ले लेता हूँ R5। तो टोटल मिलाकर मैंने यहाँ पर 5 अलग अलग रेजिस्टेंस लिया हूँ, R1, R2, R3, R4 और R5। ओके, अब मुझे इसके अंदर क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट अगर मुझे पास करना है तो मुझे यहाँ पे सेल जोड़ना पड़ेगा। तो बैटरी जोड़ने के लिए मैं इस जगह पर यहाँ पर एक बैटरी जोड़ देता हूँ। इस जगह पर मान लो कि मैंने ये बैटरी जोड़ दिया, इसका प्लस मैंने यहाँ लिया, माइनस इधर लिया। सपोज करो कि इसका EMF E1 है। ओके, ऐसी ही एक बैटरी मैं यहाँ जोड़ देता हूँ। तो सपोज करो मैंने निगेटिव यहाँ लिया, पॉजिटिव इधर लिया, इसके अपोजिट ले लिया मैंने इसको। इस बैटरी का EMF सपोज करो कि E2 है। ठीक है, यहाँ पर चलो ठीक है। ओके, ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक नेटवर्क तैयार। अब इस नेटवर्क के अंदर हमको सबसे पहले अलग अलग इलेक्ट्रिक करंट्स और उनकी डायरेक्शंस लेना पड़ेगा। तो आप याद रखो कि अगर मैं ये बैटरी की बात करता हूँ तो इस बैटरी का प्लस इधर है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है, हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था कि कन्वेंशनल करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल। इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट निकलेगा इधर। ओके, तो यहाँ से निकल कर वो ऐसे जाएगा। मैं इस करंट का नाम I1 रख देता हूँ। यही वाला करंट यहाँ से फ्लो होगा, ये I1 करंट है। बाद में वो पॉइंट बी पर आकर यहाँ से नीचे जाएगा, तो ये हमारा I1 करंट, और फिर यहाँ से आने के बाद वो करंट वापस हो जाएगा, और इस तरह से इसका सर्कल ऐसा बनेगा। ओके, ये I1 करंट हो गया। अब मैं ये वाली बैटरी की बात करता हूँ।
इस बैटरी का प्लस इधर है, इसका मतलब करंट ऐसे जाएगा, इधर निकलेगा, और जाहिर सी बात ये करंट यहाँ से ऐसा जाएगा, तो मैं इस करंट का नाम I2 रख देता हूँ। बाद में ये करंट पॉइंट C से होकर इधर जाएगा, ये I2 करंट, बाद में ये करंट ऐसा आएगा, तो ये I2 करंट यहाँ पर इस आया, फिर इस जगह पर आकर ये ऐसा चला गया। तो इस तरह से इसका फ्लो ऐसा हो रहा है। ओके, मुझे उम्मीद है आपको सर्किट का इतना पार्ट समझ में आ गया होगा। अब ये जो सर्किट है इसको लेकर हमको कुछ अलग अलग इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो समझना है। पहली टर्म जो आपको समझना है वो है नोड्स। ओके, नोड्स क्या होता है? तो अब आप देखो यहां पर इलेक्ट्रिकल नोड्स का मतलब होता है ऐसा पॉइंट जिसने ज्यादा से ज्यादा दो कंपोनेंट्स को जोड़ा हो। ओके, आप दोबारा से सुनो, नोड क्या होता है? नोड का मतलब होता है द पॉइंट विच कनेक्ट टू कंपोनेंट्स। दो कंपोनेंट को जोड़ने वाले पॉइंट को नोड कहते हैं। ओके, अब ये डेफिनेशन के हिसाब से हम यहां डिसाइड करेंगे, देखेंगे कि ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा दो कंपोनेंट्स को जोड़ा हुआ है। ओके, सबसे पहले आप पॉइंट ए को देखो। पॉइंट ए ने एक तरफ जोड़ा है R1 को और एक तरफ जोड़ा है R2 को, इसका मतलब ये नोड है। तो पहला नोड हमको क्या मिला? पॉइंट ए। अब हम पॉइंट बी पर आते हैं, और आपको समझ में आया होगा। ओके, पॉइंट बी पर आओ। पॉइंट बी ने एक तरफ R2 को जोड़ा है, एक तरफ R3 को जोड़ा है और एक तरफ R5 को जोड़ा है, इसका मतलब इसने तीन लोगों को जोड़ दिया। तो ये तीन लोग नहीं चलेंगे, क्योंकि हमने क्या बोले थे? मैक्सिमम 2 कंपोनेंट्स। उसने ज्यादा से ज्यादा दो कंपोनेंट को जोड़ना चाहिए, इसका मतलब पॉइंट बी नहीं आएगा इसमें, तो पॉइंट बी नोड नहीं है। ओके, अब हम पॉइंट सी के बारे में देखते हैं। पॉइंट सी ने एक तरफ R3 को जोड़ा है, यहां पे ये R3 है, और एक तरफ उसने R4 को जोड़ा है, इसका मतलब इसने दो लोगों को कनेक्ट किया। दो लोगों को कनेक्ट किया, इसका मतलब पॉइंट सी नोड है। ओके, तो ऊपर वाली लाइन के अंदर हमको नजर आया है कि पॉइंट ए नोड है, पॉइंट बी नोड नहीं है, पॉइंट सी नोड है। अब नीचे आओ, पॉइंट डी। पॉइंट डी ने एक तरफ E2 बैटरी को जोड़ा है, याद रखो ये भी एक कंपोनेंट है, और एक तरफ उसने R4 रेजिस्टेंस को जोड़ा है, तो इसका मतलब इसने दो कंपोनेंट को जोड़ दिया, इसका मतलब ये भी नोड है। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पॉइंट ई पर आते हैं। पॉइंट ई ने एक तरफ ये वाली बैटरी को जोड़ा E2 को, एक तरफ उसने E2 को जोड़ा, E1 को जोड़ा है इस बैटरी को, एक तरफ उसने R5 रेजिस्टेंस को जोड़ा है, मतलब तीन लोगों को जोड़ दिया। तो वो डेफिनेशन के हिसाब से ये भी नोड नहीं है, क्योंकि इसने तीन लोगों को जोड़ दिया है। फिर जब हम और आगे बढ़ते हैं, पॉइंट एफ पर आओ। पॉइंट एफ ने एक तरफ E1 को जोड़ा है, एक तरफ R1 को जोड़ा है, इसका मतलब पॉइंट एफ जो है वो नोड है। ओके, तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये कंसेप्ट ध्यान में आया होगा। ओके, यानी इस पूरे सर्किट के अंदर ABCDEF ऐसे टोटल मिलाकर 6 अलग अलग पॉइंट थे, मगर 6 में से 4 लोग नोड हैं, और ये B और E ये दोनों लोग नोड नहीं हैं, क्योंकि नोड का कंसेप्ट था कि जिसने दो लोगों को जोड़ना चाहिए, मैक्सिमम दो कंपोनेंट्स अगर वो जोड़ता है तो वो नोड्स है। ओके, ये हो गया हमारा पहला कंसेप्ट। अब हम आगे बढ़ाते हैं। अब हमारा जो अगला कंसेप्ट हमको देखना है वो है जंक्शन। ओके, अब आप देखो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। जंक्शन का मतलब होता है ऐसा पॉइंट जिसने कम से कम 3 टर्मिनल्स, जिसने कम से कम 3 कंपोनेंट्स को जोड़ा हो। ओके, द पॉइंट विच कनेक्ट्स एट लीस्ट, कम से कम 3 कंपोनेंट को जिसने जोड़ा हो उसको हम जंक्शन कहेंगे। ओके, 3 से कम अगर उसने जोड़ा है तो वो नहीं चलेगा। 3 से कम मतलब 2 अगर जोड़ा है हमने उसको नोड बोल दिया था। ओके, लेकिन अगर जंक्शन बोलना है तो जंक्शन का मतलब रहेगा ऐसा पॉइंट जिसने कम से कम 3 या 3 से ज्यादा कंपोनेंट्स को जोड़ा हो। चलो आते देखते हैं यहां पर। अब आप एक चीज देखो, पॉइंट ए जो है वो नोड है, इसका मतलब वो जंक्शन नहीं था, क्योंकि वो उसने दो लोगों को जोड़ा है। पॉइंट बी जो है उसने R2, R3 और R5 को जोड़ा है, इसका मतलब ये जंक्शन है। ओके, इसके बाद पॉइंट सी, पॉइंट डी जो है ये नोड हैं, ये इन लोगों ने दो लोगों को जोड़ा हुआ है, दो कंपोनेंट्स को जोड़ा है। लेकिन पॉइंट ई जो है इसने 3 लोगों को, 3 कंपोनेंट्स को जोड़ा, एक तरफ E1, एक तरफ E2 और एक तरफ R5, इसका मतलब ये भी जंक्शन है। फिर ये जंक्शन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि इस सर्किट के अंदर
टोटल मिलाकर 6 अलग अलग पॉइंट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ, मगर उसमें से पॉइंट बी और पॉइंट ई जो है ये 2 ही लोग हैं जो जंक्शन है, बाकी बचे जो 4 पॉइंट है ए सी डी और एफ ये लोग नोड्स हैं। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको जंक्शन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, अब हमको अगला कंसेप्ट देखना है। अगला कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पर जो है वो है ब्रांच, कि ब्रांच क्या होती है। तो आप याद रखो, ब्रांच का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही आसान कंसेप्ट है और एकदम सिंपल वे में आप उसको ऐसे याद रख सकते हैं। ब्रांच का मतलब होता है द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस विच कनेक्ट्स 2 जंक्शंस। ओके, यानी 2 जंक्शंस को जोड़ने वाला वो पार्ट, वो रास्ता जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को दिखाता हो, यानी जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, लेकिन वो दोनों कहां पर होना चाहिए, 2 जंक्शन के बीच में होना चाहिए। तो 2 जंक्शन पॉइंट के बीच में जो रास्ता आपको मिलेगा, द पाथ विच इज कनेक्टेड बाय द 2 जंक्शंस इज कॉल्ड एज ब्रांच। ओके, यानी ब्रांच जो है वो हमेशा 2 अलग अलग जंक्शंस को जोड़ेगा। अब यहां सवाल आता है कि इस जगह पर हमको कितने ब्रांचेस नजर आ रही हैं। तो अगर हम सिर्फ पहली एक ऐसी एक सरसरी नज़र डालेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि पॉइंट बी और ई को जोड़ने वाला तो एक ही ब्रांच है, मतलब बी से लेकर ई तक, और हम उस ब्रांच का नाम कुछ तो भी इस तरह से रख सकते हैं BR5E, लेकिन ऐसा नहीं है। आप याद रखो, ये तो ब्रांच है, डेफिनेटली ये ब्रांच है, क्योंकि पॉइंट बी भी एक जंक्शन है और पॉइंट ई भी जंक्शन है, और इन दोनों को जोड़ने वाली ये जो लाइन है, ये जो पाथ है, ये जंक्शन है, ये जो चीज़ है ये ब्रांच है। लेकिन ये अकेली ब्रांच यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है, तो अब आपको देखो समझ में आ जाएगा। अगर मैं पॉइंट बी और ई को जोड़ना चाहूँ तो मैं लेफ्ट साइड वाला ये रास्ता ले सकता हूँ। अब आप देखो मैंने क्या किया, पॉइंट बी से मैं पॉइंट ए की तरफ गया, फिर मैं एफ की तरफ गया, फिर मैं वापस ई की तरफ आया। इसका मतलब मैं बी को ए से, ए को एफ से, एफ को ई से जोड़ सकता हूँ। तो मेरे पास सबसे पहले यहाँ पे क्या चीज नजर आई, BAFE, ये वाला जो आप देखो, ये जो चीज है तो ये मेरी ब्रांच है। ओके, तो ये हमारी पहली ब्रांच यहाँ पर मिल गई। दूसरी ब्रांच वही वाली है जो मैंने अभी आपको बताया था कि B से R5 होते हुए E तक, तो दूसरी ब्रांच का नाम मैं सिंपली BE रख देता हूं, तो ये ब्रांच नंबर 2 हो गई। और अब जाहिर है मैं राइट साइड में अगर जाऊंगा तो मैं B से निकल कर कहां जाऊंगा, C से D, D से E, तो ये जो चीज है ये हमारी ब्रांच नंबर 3 हमारे पास आ गई। तो BCDE ये हमारे पास ब्रांच नंबर 3 आ गई। इसका मतलब इस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर सिर्फ 3 ब्रांचेस हैं। ओके, 3 से ज्यादा ब्रांचेस नहीं है, क्योंकि बाकी लोग तो हमारे पास सिर्फ 2 ही यहां पर जंक्शन थे, B और E। और डेफिनेशन क्या है हमारे पास ब्रांच की, द पाथ विच कनेक्ट्स 2 जंक्शंस, 2 जंक्शन को जोड़ने वाला जो पाथ है। तो ये B और E को जोड़ने वाले हमारे पास 3 पाथ नजर आ रहे। एक पाथ ये वाला है लेफ्ट वाला, एक पाथ ये बीच वाला है, और एक पाथ ये वाला है। तो इस तरह से ये तीनों भी ब्रांचेस हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा अगला कंसेप्ट। मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर, यानी अगला जो पॉइंट जो आपको समझना है वो है इलेक्ट्रिकल लूप। अब सवाल ये आता है कि इलेक्ट्रिकल लूप या सिर्फ लूप का क्या मतलब लेंगे। तो आप याद रखो, लूप का मतलब होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का वो हिस्सा जिसमें आपको इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो है वो कंप्लीट होता हुआ नजर आए। मतलब पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रिक करंट का जो कंडक्शन होगा, इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होगा, तो वो बराबर क्लोज्ड हो जाना चाहिए, उस जगह पर आकर वो बंद हो जाना चाहिए, पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो उस पर्टिकुलर पाथ को हम लूप कहेंगे। ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि इस पूरे सर्किट के अंदर कितने लूप्स हम बना सकते हैं। आप देखो, सबसे पहला लूप मैं यहां पे बनाऊंगा पॉइंट ए से स्टार्ट करके। ओके, तो पॉइंट ए से स्टार्ट करके मैं पहला लूप जो बनाऊंगा, मान लो कि मैं ए से निकला, बी तक गया, बी से मैं ई तक गया, यहां तक, यानी ए से बी तक, बी से ई तक, फिर ई के बाद मैं आया E1 पर, फिर E1 से मैं F पर आया, फिर F से मैं वापस A पर आ गया। तो आप देखो मैंने क्या किया, A B E E1
एफ ए, ये वाला जो पार्ट मैंने सिलेक्ट किया हूं ये मेरा लूप है, क्योंकि यहां पर एक इलेक्ट्रिक करंट का सर्किट मुझे कंप्लीट होते हुए दिख रहा है। करंट यहां से निकला प्लस में से, उसके बाद ये घूमकर वापस यहां पर आ गया। इसका मतलब यहां एक सर्किट पूरा हो रहा है। यहां पर इलेक्ट्रिक करंट का जो कंडक्शन है या इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका जो फ्लो है वो कंप्लीट होते हुए दिख रहा है, इसलिए ये हमारा लूप है। ओके, चलो हम एक लूप और बनाने की कोशिश करते हैं। मान लो कि मैं बी से स्टार्ट करता हूं। अगर मैं पॉइंट बी से स्टार्ट करूंगा तो मैं जाऊंगा पॉइंट सी तक, सी से जाऊंगा डी तक, डी से जाऊंगा E2 तक, फिर E2 से जाऊंगा E तक, फिर E से मैं वापस B पर आ जाऊंगा। अब आप देखो मैंने क्या किया, B C D E2 E B, मैंने ये वाला क्लोज्ड लूप ले लिया। तो ये वाला जो क्लोज्ड यानी ये जो क्लोज्ड सर्किट है ये हमारा लूप नंबर 2 है। ओके, अब हम यहां पर देखते हैं कि क्या इतने ही लूप बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, यहां पर हम एक लूप और बना सकते हैं। आप देखो मैं पॉइंट ए से स्टार्ट करूंगा, फिर मैं बी पर जाऊंगा, यानी ए से बी पर, बी से मैं सी पर जाऊंगा, सी से डी पर, डी से मैं ई पर आया, ई से मैं एफ पर आया, एफ से मैं वापस ए पर आ गया। आप लोग देखो मैंने कंप्लीट ये वाला पूरा क्लोज्ड लूप, ये वाला ए बी सी डी ई एफ ए, तो ये कंप्लीट सर्किट जो है ये मेरा लूप नंबर 3 है। इसका मतलब टोटल मिलाकर यहां पर हमारे पास 3 अलग अलग लूप्स हैं। एक लूप है ये लेफ्ट वाला ए बी ई एफ ए, दूसरा लूप है राइट वाला बी सी डी ई बी, और तीसरा कंप्लीट लूप है ए बी सी डी ई एफ ए। तो ये कंप्लीट लूप है। तो इस तरह से हमारे पास टोटल मिलाकर यहाँ पे 3 अलग अलग लूप्स हैं। ओके, तो ये कंसेप्ट भी मुझे उम्मीद है कि आपको ध्यान में आ गया होगा। और अब हमको आखिरी कंसेप्ट देखना है। आखिरी कंसेप्ट का नाम है मैश। अब सवाल यह होता है कि मैश क्या होता है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान में रखो कि मैश जो है वो बेसिकली ऐसे लूप को कहते हैं जिसको आप फर्दर डिवाइड ना कर सको। ओके, व्हाट इज मैश? मैश इज ए लूप विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। यानी मैश जो है वो लूप होता है जिसको आप और ज्यादा डिवाइड ना कर सको, जिसको आप और ज्यादा तोड़ ना सको, बांट ना सको। जब आप उसको बांट नहीं सकते तो उस लूप को हम मैश कहेंगे। ओके, यानी मैश और लूप एक ही चीज नहीं है, दोनों में फर्क है। लूप का मतलब आप उसको डिवाइड भी कर सकते हो। अगर लूप है तो बहुत सारे लूप होते हैं जो डिवाइड किए जा सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ए बी सी डी ई एफ ए, ये बड़े वाला जो लूप था, तो बेसिकली हमने क्या करे थे, इस बड़े वाले लूप को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिए थे, ए बी ई एफ ए में और बी सी डी ई बी में। तो ये 2 अलग अलग लूप हमने एक बड़े लूप में से बनाए थे। ओके, तो एक बड़ा लूप जो है वो छोटे छोटे लूप्स में डिवाइड हो सकता है, लेकिन मैश डिवाइड नहीं हो सकता। मैश एक ऐसा लूप होता है जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अब सवाल आएगा कि यहाँ पर ऐसे कितने मैश मौजूद हैं, कितने ऐसे लूप्स हैं जिनको आप मैश कह सकते हो। तो डेफिनेटली यहाँ पर 2 मैश हमको दिखाई दे रहे हैं। पहला मैश जो है उसका नाम है ए बी ई, बीच में मैं E2 E1 भी ले लेता हूँ, फिर F और वापस ए बी ई E1 F A। आप देखो ये वाला जो लूप है, एक्चुअली ये लूप है, लेकिन ये लूप को आप डिवाइड नहीं कर सकते, आप इसको और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए ये मैश है। ओके, उसी तरह से अगर आप इसमें गौर करेंगे तो मैं स्टार्ट करूंगा B से C पर जाऊंगा, फिर C से D पर जाऊंगा, D से मैं आऊंगा D से E2 पर, E2 से मैं E पर आऊंगा और फिर मैं वापस B पर आ जाऊंगा। तो B C D E2 E B, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर ये कंप्लीट सर्किट हो गया, यानी कंप्लीट लूप हो गया। इस लूप को आप और ज़्यादा डिवाइड भी नहीं कर सकते, इसका मतलब ये भी एक मैश है। तो टोटल मिलाकर इस सर्किट में हमको 2 अलग अलग मैश नज़र आ रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से आज के इस पूरे कंप्लीट लेक्चर के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी इस चैप्टर को समझने के लिए जितने भी बेसिक पॉइंट्स, जितने भी बेसिक टर्म्स थे वो सब हमने कवर कर लिए। अब ये तमाम बेसिक पॉइंट्स और ये पूरी इन्फॉर्मेशन को आप नोट डाउन कर लो, और अगले लेक्चर से जब हम इस चैप्टर का मेन जो पार्ट है, जो मेन सिलेबस का जो पार्ट जब हम स्टार्ट करेंगे, तो अगर ये सारे पॉइंट्स अगर आपके दिमाग में क्लियर होंगे तो आपको
आगे आने वाला पूरा चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। ओके, अगर इस पूरे लेक्चर के दौरान अगर आपको कोई पॉइंट समझ में ना आया हो या कोई कन्फ्यूजन हो या कोई पॉइंट क्लियर करना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह उसको अगले लेक्चर में क्लियर कर दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये पूरा कंसेप्ट, पूरा लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।